आज रिवीजन का 7th क्लास है। 7th क्लास में हम लोग संदीप गर्ग के बुक से चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है और 3 या 4 थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो जब भी आएंगे तो लॉन्ग आंसर में ही आएंगे एग्जाम में। सबसे पहला टॉपिक जो हम रिवाइज कराने जा रहे हैं वो है डिफाइन मल्टीप्लायर, हाउ इट इज रिलेटेड टू एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत इजी डेफिनेशन है। मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल फॉर्मूला में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम, डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी से ये डेफिनेशन बना। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस के को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका एक रिलेशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से भी है, जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि k इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC एंड k इज इक्वल टू 1 बाई MPS। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीप्लायर में और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से क्या रिलेशन है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज 1। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज 0। तो यहाँ फॉर्मूला में 0 पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से MCQ टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो मल्टीप्लायर का डेफिनेशन हो गया और मल्टीप्लायर का MPC और MPS के साथ रिलेशन भी हो गया। मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू भी जान गए हम लोग और उसका मैक्सिमम वैल्यू भी जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। जब भी हमें एग्जाम में वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर लिखने आएगा, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लायर को डिफाइन कर देना है, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन लिखा, फिर फॉर्मूला लिख देना है, फिर एक एजम्पशन लिखना है कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन या फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। ये हमारे इकोनॉमी का एक एजम्पशन है कि एक व्यक्ति अगर खर्च किया है तो जरूर कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति पैसा अर्न किया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, व्हेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड देन इंक्रीज इन इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये बात समझ के रखना है कि जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, इनकम में इंक्रीज उससे काफ़ी टाइम्स ज़्यादा होता है। और वो कितना टाइम्स ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा के वैल्यू पे। के अगर 3 आ रहा है तो इनकम में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। के का वैल्यू 4 आएगा तो जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, इनकम उसका 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे कि लेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इज मेड। और फर्स्ट राउंड में वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, एडिशनल इनकम भी उतना ही होगा। MPC को एज्यूम कर लेंगे 90%, तो होगा क्या कि ड्यू टू दिस 90 करोड़ इज कंज्यूम्ड एंड 10 करोड़ इज सेव्ड एंड कंजप्शन ऑफ 90 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड इज द इनकम ऑफ सेकेंड राउंड। इस तरह का एक शेड्यूल भी बनाना होगा। 100 इन्वेस्टमेंट हो गया, 100 इनकम भी हो गया। MPC 90% होने के चलते MPC में 90 आ गया, MPS में 10 आ गया, और ये 90 जो है नेक्स्ट स्टेप का इनकम हो गया। अब इसमें से फिर 90% कंज्यूम हो जाएगा, 10% सेव हो जाएगा, और ये 81 नेक्स्ट स्टेप के लिए इनकम हो जाएगा। ये टेबल जब हम कंटिन्यूसली बनाएंगे तो 10 राउंड के बाद इनकम का वैल्यू 1000 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके इतना नहीं दिखाना है। MPC 900 हो जाएगा, MPS 100 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस के वैल्यू को न्यूमेरिकली निकाल लेंगे। के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, 1000 बाई 100, 10 आंसर आ गया। और इसको
1 2 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर देना है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स भेजा हुआ है, इसको पढ़ के देखना है, नहीं समझ में आएगा फिर रिपीट कर देंगे एक बार हम। कैसे लिखना है, पहले डेफिनेशन, फिर इसका एजम्पशन, फिर ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट जितना भी होता है, इंक्रीज इन इनकम जो होता है वो मेनी टाइम्स मोर देन एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है, फिर ये एक्सप्लेनेशन है वर्किंग का, और ये शेड्यूल, यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहले सेविंग, उसका डेफिनेशन, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग। y इज इक्वल टू सी प्लस एस पढ़े थे, वहीं से फॉर्मूला डिराइव कर लेना, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। आंसर लिखने का तरीका है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। पहले सेविंग को डिफाइन करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर देंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा खर्च की, तो एयरपोर्ट बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इजी है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व। हम एस यूज किए हैं सेविंग के लिए, आई यूज किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। देखिए ये शेड्यूल बनाना बहुत इजी है। y को 0 100 200 100 का गैप पे ले लीजिए 500 तक। c को 50 50 से इंक्रीज करते जाइए, i हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनकम में से कंजप्शन को घटाइए, सेविंग आ जाएगा। रट के नहीं जाना है ज़्यादा। y को 0 100 200 300 400 500, कंजप्शन को 50 50 50 50 इंक्रीज कर देना है। इन्वेस्टमेंट 100 कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने बताया सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी, उससे ये वैल्यू आ गया। देखिए इस शेड्यूल में क्या देखा जा रहा है, जब इनकम 300 है उस समय इन्वेस्टमेंट भी 100 है और सेविंग भी 100 है, इसीलिए इसके सामने इक्विलिब्रियम इनकम लिख दिया गया। लेकिन अगर इनकम 300 से कभी कम हो रहा है या 300 से ज़्यादा जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में इक्वलिटी नहीं है। 300 से कम इनकम होने पे इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा इनकम होने से इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है। इसको यहाँ मार्क कर देना है। और एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, व्हेन फ्रॉम शेड्यूल इट इज क्लियर दैट एट इनकम ऑफ 300 s इक्वल टू i, hence 300 is the equilibrium income. When income is less than 300 i is greater than s, when income is more than 300 i is less than s. इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। x एक्सिस है, y एक्सिस है। y के निगेटिव साइड से सेविंग कर्व स्टार्ट होता है और इन्वेस्टमेंट कर्व x एक्सिस के पैरेलल होता है। जहां ये इंटरसेक्ट किया वो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया। अब इनकम अगर मान लीजिए हम इसको ओ वाई मान लेते हैं, ओ वाई से ग्रेटर है, इधर आ रहे हैं तो एस इज ग्रेटर देन आई है। इनकम अगर इससे कम है तो आई इज ग्रेटर देन एस है। उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब एक बात आता है कि अगर कोई इकोनॉमी में एस ग्रेटर देन आई है या आई ग्रेटर देन एस है तो वहाँ क्या एडजस्टमेंट होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एस अगर ग्रेटर देन आई है यानी कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एक्सपेक्टेड, मतलब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन उनसे जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना कंजप्शन नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्टॉक में आते जा रहा है। तो ड्यू टू दिस इन्वेंट्री राइज अबव द डिजायर लेवल, इन्वेंट्री ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब अगर इन्वेंट्री बढ़ जाएगा तो कॉमन सेंस है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा कि घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। तो ड्यू टू दिस फर्म वुड रिड्यूस द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को कब तक घटाया जाएगा, जब तक फिर से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाए। जस्ट अपोजिट आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। इट मीन्स हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर देन एक्सपेक्टेड बाई फर्म एंड एज ए रिजल्ट स्टॉक फॉल बिलो द डिजायर लेवल। यहाँ पे क्या होगा, जितना स्टॉक मेंटेन करने का सोचा गया था स्टॉक का लेवल उससे नीचे चला जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो नाउ प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, कब तक, टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल। ये क्वेश्चन अलग से 3 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में कि डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट या सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन
कर देना होगा। ठीक उसी तरह से जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को एडी और एएस अप्रोच से लिखने आएगा तो एडी का डेफिनेशन लिखेंगे, हम ब्लैंक छोड़ दिए हैं इसलिए कि हर बच्चे को एडी का डेफिनेशन पता होगा, एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन नहीं पता होगा तो हम कल जो क्लास डालेंगे उसमें एग्रीगेट डिमांड ही पढ़ाएंगे, वो लिख देंगे। एएस का डेफिनेशन लिख देंगे। फिर वही बात, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा चेंज दिमाग लगाना है आप लोग को। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर एडी इक्वल टू एएस या एडी कर्व इंटरसेक्ट एएस कर्व। जो हम सेविंग इन्वेस्टमेंट में लिखे थे उसको एडी एएस से रिप्लेस कर देना है। फिर ये शेड्यूल जैसे पीछे बनाए थे, इनकम में 100 का गैप, कंजप्शन में 50 का गैप, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। अभी देखिए हमने ऊपर एडी का फॉर्मूला क्या लिखा है, सी प्लस आई, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई, दोनों को ऐड कीजिए, 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 100 200, ऐसे आते चला जाएगा। उसके बाद एएस के जगह डायरेक्ट वाई का वैल्यू लिख दिया जाता है क्योंकि एएस एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इनकम। अब फिर देखिए जब इनकम हमारा 300 है तो यहाँ पर देखिए एडी और एएस का वैल्यू दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने इसको इक्विलिब्रियम इनकम लिख दिया। जब इनकम 300 से कम है तो एडी ग्रेटर देन एएस है, इनकम 300 से ज़्यादा है एडी लेस देन एएस है। यहाँ हम लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे, देखिए ध्यान से एक बार, फ्रॉम शेड्यूल it is clear that at income of rupees 300 crore AD equal to AS. If income is less than 300 crore AD is greater than AS. Yes. If income is more than rupees 300 crore AD is less than AS। हो गया ये, इसको डायग्राम से यहाँ बना देंगे। उसके बाद इसमें भी जैसे सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करना था, एडी ग्रेटर देन एएस। जो आपने सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट में लिखा था उसी को एडी लेस देन एएस में लिखना है, एडी ग्रेटर देन एएस में लिखना है। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, इट क्लियरली मीन्स दैट लेवल ऑफ स्टॉक गोज बिलो द डिजायर्ड लेवल। नहीं होगा ऐसा, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम हो रहा है, तो स्टॉक का जो लेवल हम मेंटेन करने का सोचे थे मेरा एक्चुअल लेवल उससे नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, टिल एडी बिकम इक्वल टू एएस। ठीक है। सेकेंड, एस ग्रेटर देन आई वाला यहाँ आएगा, एडी लेस देन एएस, मतलब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, जिसके चलते इन्वेंट्री का लेवल डिज़ायर लेवल से ज़्यादा हो जाएगा। अब डिज़ायर है मेरा 100 और इन्वेंट्री मेंटेन हो गया 200, तो अब प्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज। और ये कब तक डिक्रीज करेंगे, टिल एडी बिकम इक्वल टू एएस। ठीक है, इस तरह से इसको रिपीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हो सकता है हम रिवीजन क्लास में इस मल्टीप्लायर के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, संदीप गर्ग का सारा क्वेश्चन में एक बार रिवीजन डालेंगे, न्यूमेरिकल का भी हम सॉल्व कर करके दिखाएंगे। 30 न्यूमेरिकल्स हैं, हम एटलीस्ट 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। उस वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। लेकिन आज 7th चैप्टर अच्छे से याद कर लीजिए, 6 मार्क्स और नहीं तो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 मार्क्स कन्फर्म, समटाइम इट में भी 6 मार्क्स। थैंक यू।